नमस्कार फ्रेंड्स, मैं चंदन राज। आज मैं बात करने वाला हूं कॉमन कम्युनिकेबल डिजीज इन चिल्ड्रेन। यह लेक्चर 2 है। मैंने फर्स्ट में बात किया था मिजल्स डिजीज के बारे में कि मिजल्स को हम लोग रूबेला डिजीज के नाम से जानते थे, और मैंने ये भी बताया था कि जैसे रूबेला के बारे में कि एक रूबेला भी डिजीज होता है, उसको हम लोग जर्मन मिजल्स के नाम से जानते हैं। उसमें हमने साइन एंड सिम्टम्स और इंक्यूबेशन पीरियड इन सभी के बारे में बात किए थे। आज का लेक्चर में मैं बात करूंगा रूबेला डिजीज के बारे में, चिकन पॉक्स के बारे में, स्मॉल पॉक्स के बारे में और मम्स के बारे में। इन 4 डिजीज के बारे में बात करेंगे। मैं लास्ट में हम लोग चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स में दोनों में क्या अंतर है, कैसे हम पहचानेंगे, इन सभी के बारे में बात करने वाले हैं। तो प्लीज फ्रेंड आप लास्ट तक देखें, और अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इस वीडियो बनाने का पर्पस है आप नॉर्सेट का एग्जाम और नर्सिंग जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उन सभी के इन लेक्चर से या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी क्वेश्चन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर के बात करते हैं रूबेला डिजीज के बारे में। तो रूबेला डिजीज को जर्मन मिजल्स या फिर 3 डेज मिजल्स के नाम से जानते हैं। ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज द अदर नेम ऑफ द रूबेला डिजीज, या फिर पूछ देता है व्हिच डिजीज इज कॉल्ड द 3 डेज मिजल्स। 3 डेज मिजल्स के नाम से कौन से डिजीज को जानते हैं, तो रूबेला डिजीज को नाम से जानते हैं। बात करेंगे 3 डेज क्यों बोलते हैं, जिसके बारे में आगे हम बात करेंगे। इसका जो कॉजेटिव एजेंट होता है वो RNA टोगा वायरस होता है, जो कि रूबेला वायरस फैमिली से बिलोंग करता है। कौन सा वायरस? तो RNA टोगा वायरस से होता है, जो कि रूबेला वायरस फैमिली से बिलोंग करते हैं। इसके इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में बात करें तो 14 से 21 डेज होता है, यानी 2 से 3 वीक होते हैं। ये इसको हम लोग डेज में याद रखते हैं, 14 to 21 डेज। और मैंने बताया था मिजल्स के बारे में कि जो मिजल्स का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 10 से 14 डेज होता है। यानी हमें याद रखना है कि जो मिजल्स का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 14 डेज से कम होता है, और जो रूबेला डिजीज है उसका इंक्यूबेशन पीरियड 14 डेज से ज्यादा होता है। बात करते हैं कम्युनिकेबल पीरियड के बारे में। तो कम्युनिकेबल पीरियड यह होता है 1 वीक बिफोर टू 1 वीक आफ्टर अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स, यानी सिम्टम्स आने के 7 दिन पहले से ही या एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलना स्टार्ट हो जाता है, और आफ्टर जब सिम्टम्स आता है उसके 1 वीक बाद भी या 1 वीक बाद तक दूसरे पर्सन में फैलते रहता है इस डिजीज। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कम्युनिकेबल पीरियड बोलते हैं। कम्युनिकेबल पीरियड उसे बोलते हैं कि जब से वो डिजीज एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड होने लगता है, उसे हम क्या बोलते हैं? कम्युनिकेबल पीरियड्स बोलते हैं। मैंने मिजल्स में बताया था कि जो मिजल्स का जो कम्युनिकेबल पीरियड होता है बिफोर 4 डेज एंड आफ्टर 4 डेज ऑफ सिम्टम्स। तो प्लीज फ्रेंड्स, अगर आप मिजल्स का लेक्चर नहीं देखें तो आप पीछे के लेक्चर को आप जरूर देखें, जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसमें भी बहुत सारे थे, कॉप्लिक स्पॉट्स थे, और जो यहाँ पे उसमें इरप्टिव स्टेज थे। तो इन सभी के बारे में उसमें बताया हूं, तो प्लीज आप उसे जरूर जाकर देखिए। उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो उसमें भी पूछे गए एग्जाम में, तो प्लीज आप उसे देखें। बात करते हैं कम्युनिकेबल पीरियड्स हो गया। बात करते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में, या किसके किसके द्वारा ट्रांसमिट करता है। तो ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई, यानी जैसे कि हम लोग खांसते छींकते हैं तो हमारे मुंह से जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, अगर दूसरे पर्सन में चला गया तो उसके कारण से क्या होगा, उसमें भी यह डिजीज स्प्रेड हो सकते हैं। मैं फ्रेंड्स ड्रॉपलेट और एयर के बारे में मैंने बताया था कि एयर ड्रॉपलेट किसे बोलते हैं, कि जब हम लोग एयर में, अब जब हम किसी रूम में अगर कोई पर्सन है, अगर वो खांस चुका है तो क्या होगा, जो उसका जो वॉर्म है, जो बैक्टीरिया है या फिर वायरस है, वो क्या होता है 8 आवर्स तक उसी रूम के जो एयर है उसमें घूमते हुए रहता है। अगर कोई पर्सन उस रूम में आ जाएगा, अगर उसका इम्यून सिस्टम अगर कमजोर रहेगा तो वो भी अफेक्टेड हो सकता है। तो उसे हम लोग बोलते हैं एयर ड्रॉपलेट्स बोलते हैं। और ये ड्रॉपलेट्स न्यूक्लियाई क्या हुआ कि जब हम खांसते हैं, छींकते हैं, तो जो हमारे मुंह का जो ड्रॉपलेट है वो किसी और पर्सन का में चला जाता है, तो जिसके कारण से स्प्रेड होता है उसे हम क्या बोलते हैं? ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई बोलते हैं। बात करते हैं नेसोफेरेंजियल सिक्रीशन। जब नेसोफेरेंजियल सिक्रीशन होगा तभी तो स्नीजिंग वगैरह होंगे।
बात करते हैं वायरस आल्सो प्रेजेंट इन ब्लड, स्टूल और यूरिन। जो रूबेला डिजीज है, इसका जो वायरस है वो ब्लड, स्टूल और यूरिन के द्वारा भी ट्रांसमिट होते हैं। बात करते हैं अगर जब ब्लड के द्वारा ट्रांसमिट हो रहा है तो यानी यह किसके द्वारा हो सकता है, ट्रांसप्लेसेंटा, जो प्लेसेंटा होता है उसके द्वारा भी ट्रांसमिट होते हैं। बात करते हैं पोर्टर ऑफ एंट्री के बारे में कि पोर्टर ऑफ एंट्री किससे होता है, रिस्पायरेशन से। जो मैंने बताया ही कि अगर जो ड्रॉपलेट्स वगैरह है, आप जैसे खांस रहे हैं तो सामने वाला पर्सन अगर जब तक ब्रेथ नहीं करेगा, रिस्पायरेशन नहीं करेगा तो उसके अंदर में कैसे जाएगा, तो वही रिस्पायरेशन होता है। बात करते हैं एज 3 to 10 ईयर्स एंड सीजन के बारे में बात करते हैं तो जितने भी रिस्पायरेटरी आपको कम्युनिकेबल डिजीज देखने को मिलेगा वो सभी विंटर सीजन में ही अफेक्ट ज्यादातर देखने को मिलते हैं। स्नीजिंग, कफिंग, ये सब सिम्टम्स देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स इसमें जो याद करने वाली बात है वह है इंक्यूबेशन पीरियड, जो कि 14 to 21 डेज का होता है। फिर मैंने बात किया कि यह कौन से ऑर्गेनिज्म के कारण से होता है, तो आरएनए टोगा वायरस, जो कि कौन से रूबेला फैमिली वायरस से क्या करता है, फैमिली से बिलोंग करता है। तो इन तरीके से मैंने बात किया। अब हम चलते हैं साइन एंड सिम्टम्स के बारे में कि रूबेला का साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलेंगे। तो रूबेला के साइन एंड सिम्टम्स को जिस तरह से मिजल्स को प्री इरेप्टिव या फिर प्रोडोमिनल स्टेज में बांटा गया था, इरेप्टिव स्टेज में बांटा गया था, तो उसी तरह से इसे भी स्टेजेस के आधार पे साइन एंड सिम्टम्स को बताया गया। तो चलिए जानते हैं। प्री इरेप्टिव से स्टेज का आने का मतलब क्या हुआ कि रेसेज आने से पहले जो स्टेज होते हैं उसको प्री इरेप्टिव स्टेज बोलते हैं, और जब रेसेज आ जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इरेप्टिव स्टेज बोलते हैं। तो रेसेज आने के पहले लो ग्रेड फीवर देखने को मिलेगा, मलेरिया देखने को मिलेगा एंड कोरेजा और सोर थ्रोट देखने के लिए मिलेगा। हमेशा याद रखिएगा कि जो रूबेला है उसके प्री इरेप्टिव स्टेज में कफ देखने के लिए नहीं मिलता है, जबकि आपको पता है कि मिजल्स में क्या देखने को मिलता है, कफ भी देखने को मिलता है, कोरेजा सिम्टम्स भी देखने के लिए मिलता है। तो हमेशा ये याद रखना है कि हर कम्युनिकेबल डिजीज में आपको कफ ही, रिस्पिरेटरी कम्युनिकेबल में आपको कफ देखने के लिए नहीं मिलेंगे। तो जैसे कि इसमें आपको बताया रूबेला में मैंने बात किया। सेकंड बात करते हैं लिम्फेडेनोपैथी के बारे में कि पोस्ट ऑरिकल लिम्फ नोड। क्या बोला गया कि वायरल इंफेक्शन के कारण से जो लिम्फ नोड होते हैं वो क्या हो जाते हैं, इन्फ्लाम हो जाते हैं, तो उसी को बोलते हैं पोस्ट ऑरिकल लिम्फ नोड बोले जाते हैं। सेकंड बात करते हैं पोस्ट सर्विकल के बारे में कि जो सर्विकल एरिया होता है वो भी इन्फ्लाम टाइप का देखने को मिलता है, तो यही दोनों का क्या बोलते हैं, लिम्फेडेनोपैथी के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं पेटैचिया के बारे में कि पेटैचिया होता क्या है। तो रेड पेन पॉइंट स्पॉट ऑन द सॉफ्ट पैलेट, कि जो हमारे मॉथ्स में दो पैलेट होते हैं, एक को बोलते हैं सॉफ्ट पैलेट एंड सेकंड को बोलते हैं हार्ड पैलेट। तो जो सॉफ्ट पैलेट होता है उसमें इस तरह का स्पॉट्स देखने के लिए मिलता है, जो कि क्यों होता है, क्योंकि जब प्लेटलेट्स का मात्रा डाउन हो जाता है तो जिसके कारण से यह स्पॉट पैचेज यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, उसी को क्या बोलते हैं, पेटैचिया बोलते हैं। और उसी पूरे साइन को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्च्यूनर साइन बोलते हैं या फिर फॉर्च्यूनर स्पॉट के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं इरप्टिव स्टेज के बारे में कि इरप्टिव फेज में क्या है कि रैसेज देखेंगे कहां पे, सबसे पहला आपको ऑन द फेस पे देखने के लिए मिलेगा, जबकि आपको मिजल्स में पता है कि कहां पे देखने के लिए मिलता था, बैक साइड ऑफ द ईयर, दोनों ईयर के पीछे साइड में सबसे पहला रैसेज देखने के लिए मिलता है, जबकि रूबेला में कहां देखने को मिलता है, फेस पे सबसे पहले देखने को मिलता है, जिसका कलर कैसा होता है, पिंकिश मैक्यूलो पैपुलर रैसेज। कैसा देखने को मिलता है, पिंकिश मैक्लोपैपुलर रैसेज देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स बात करते हैं मैक्लोपैपुलर के बारे में कि जो रैसेज के स्टेज होते हैं, मैकुलर, पैपुलर, वेस्लर, पेस्टुला, ये स्टेजेज है 1 2 3 4, ये 4 स्टेजेज है। जो मैक्लोपैपुलर होता है इसमें कोई भी फ्लूइड नहीं होता है, बल्कि सिर्फ इस तरह से स्कार मार्क यहाँ पे होते हैं, इसमें कोई भी फ्लूइड वगैरह नहीं प्रेजेंट होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, मैक्लोपैपुलर स्टेज बोलते हैं। बात करते हैं वेसिकल के बारे में कि वेसिलर में क्या होता है, फ्लूइड प्रेजेंट होता है, और पेस्ट्यूल में क्या होता है, पस प्रेजेंट होता है। तो ये क्या है, रैसेज के स्टेजेज हैं। तो वही मैंने बात किया। फिर बात करते हैं कि ये क्या होता है, 3 डेज में जो रैसेज देखने को लिए मिल रहा था वो डिसअपियर हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, तो इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, 3 डेज
मीजल्स के नाम से जानते हैं। तो अब आपको पता चल गया कि 3 डेज मीजल्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो रैसेज थे वो 3 डेज के बाद क्या हो जाता है, खत्म हो जाते हैं। बात करते हैं ब्लूबेरी म्यूफिन स्किन लेसन। जो रैसेज देखने के लिए मिलेगा वो कैसा देखने को मिलेगा, ब्लूबेरी मैफिन स्किन लेसन देखने के लिए मिलेगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसके बारे में बात करते हैं। आपको सबसे पहला पूछेगा, ऑप्शन दे देगा कि व्हाट इज द साइन ऑफ द रूबेला डिजीज। ऑप्शन दे देगा ए में लो ग्रेड फीवर, कोरेजा, कफ, सोर थ्रोट। सेकंड देगा कोरेजा, सोर थ्रोट, फीवर, कफ एंड मानो कोरेजा को हटा दिया, कफ डाल दिया। थर्ड देगा उसमें फीवर, लो ग्रेड, कोरेजा, सोर थ्रोट। फिर फिफ्थ नंबर में देगा नन ऑफ जी। तो ये सिम्टम्स क्या होता है, किस में देखने को मिलता है, रूबेला में देखने को मिलता है। और जो कफ है वो क्या है, रॉन्ग है। सेकंड आपको क्या याद रखना है कि जो पेटेचिया होता है उसका कैसा देखने को मिलता है, तो रेड पिन पॉइंट होता है। वो कहां पर प्रेजेंट देखने के लिए मिलता है, तो हमारे जो सॉफ्ट पैलेट है वहां पर देखने के लिए मिलता है। सेकंड आपको बात करना है कि सबसे पहला जो रैसेज है वो कहां पर दिखाई देता है, रूबेला डिजीज में। तो कहां दिखाई देता है, सबसे पहले ऑन द फेस पे दिखाई देता है, जबकि मीजल्स में बैक साइड ऑफ ईयर में देखने को मिलता है। अब थर्ड बात कि यह कितने दिन में डिसअपियर हो जाते हैं, तो 3 डेज में डिसअपियर हो जाते हैं। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई 3 डेज मीजल्स अथवा व्हाई रूबेला इज कॉल्ड 3 डेज मीजल्स। तो क्यों कहते हैं, बिकॉज डिसअपियर इन 3 डेज, या 3 डेज में डिसअपियर हो जाते हैं। और ये ब्लूबेरी मफिन साइन जो लेसन आपको देखने को मिलेगा, दाग देखने को मिलेगा, वो कैसा देखने को मिलेगा, ब्लूबेरी मफिन स्किन लेसन देखने के बारे में। तो कॉम्प्लिकेशन में क्या क्या देखने को मिलेगा, तो सबसे पहला थ्रोम्बोसाइटोपेनिया पर्पुरा देखने के लिए मिलेगा। सेकंड CRS, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम। यह होता क्या है और इसमें क्या क्या देखने को मिलता है, इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। फिर बात किया गया इंसेफेलाइटिस, ये 3 कॉम्प्लिकेशन रूबेला डिजीज के कारण से देखने को मिलता है। बात करते हैं CRS कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम के बारे में। तो इसको क्लासिफाई किया 3 सिम्टम्स के आधार पे। इसमें क्या होता है, जो बेबी है उसमें हार्ट डिफेक्ट देखने को मिलेगा, सेकंड डिफनेस देखने को मिलेगा, एंड थर्ड नंबर में जो कंजेनाइटल कैटरैक्ट यानी आंख से भी डिजीज रहेगा, कान में भी डिजीज रहेगा, और उनके हार्ट में भी डिफेक्ट देखने को मिलेगा। तो इसी चीजों को क्या बोलते हैं, कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। बात करते हैं PDA होता क्या है, तो पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, PDA को हम लोग पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस बोलते हैं, जो कि किसमें, जो रूबेला के CRS कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम है उसमें हार्ट डिफेक्ट में PDA देखने को मिलता है, जिसको हम लोग पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस बोलते हैं। यानी 2 आर्टरी में, अगर 2 आर्टरी के बीच में एबनॉर्मल ओपनिंग हो रह जाता है किसी डक्ट के वजह से, तो उसे हम क्या बोलते हैं, हम लोग PDA बोलते हैं। जो कि अगर बेबी अगर जब बर्थ के पहले यानी जब बूम में रहते हैं तब इसे नॉर्मल माना जाता है, लेकिन बर्थ के बाद अगर यह देखने को मिलता है तो इसे एबनॉर्मल मानते हैं। तो ये कैसा डिजीज है, तो यह एक टेट्रोजेनिक इन्फेक्शन है। रूबेला कैसा इन्फेक्शन है, टेट्रोजेनिक इन्फेक्शन है। अब बात करते हैं टेट्रोजेनिक कहते हैं किसको है, कि जब मदर के अगर जो अम्बिलिकल कोड है उससे अम्बिलिकल कोड से अगर बच्चे के अंदर या अगर रूबेला डिजीज अगर क्रॉस कर जाता है वो इन्फेक्शन, जिसके कारण से अगर बेबी में कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है, उसे हम क्या बोलते हैं, टेट्रोजेनिक इन्फेक्शन बोलते हैं। अगर मदर के अम्बिलिकल कोड से अगर बेबी में कोई भी इन्फेक्शन वगैरह अगर पहुंच जाता है बच्चे में और उनमें कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है, उसे हम क्या बोलते हैं, टेट्रोजेनिक इन्फेक्शन बोलते हैं। तो फ्रेंड्स हमेशा पूछेगा कॉम्प्लिकेशन में पूछेगा कि इन विच डिजीज वी कैन से CRS कॉम्प्लिकेशन। तो कौन से कम्युनिकेबल डिजीज में देखते हैं, रूबेला डिजीज में देखते हैं। क्या क्या होता है इसमें, क्या क्या ये सिम्टम्स देखने को मिलता है, तो हार्ट डिफेक्ट, डिफनेस एंड कंजेनाइटल कॉन्ट्रैक्ट, यह देखने के लिए साइन एंड सिम्टम्स के बारे में बोले तो क्या देखने को मिलेगा, क्लासिकल ट्रेड ऑफ CRS देखने को मिलेगा, जो कि क्या था, डिफनेस था, कार्डियक माल्फोरेशन था एंड कटरैक्ट था। जो कार्डियक माल्फोरेशन में क्या था, PDA आता था। PDA कहते किसको थे, कि जब 2 आर्टरी और अरोटा के बीच में क्या हो जाता हो, अगर
एबनॉर्मल ओपनिंग रह जाता हो किसी डक्ट के वजह से, तो उसको हम क्या बोलते थे, पीडीए बोलते थे। बात करते हैं इसके प्रिवेंशन के बारे में, तो प्रिवेंशन में क्या देते हैं हम लोग, MMR वैक्सीन देते हैं, मिजल्स रूबेला वैक्सीन देते हैं, जो कि 0.5 ml देते हैं, सबक्यूटेनियस देते हैं। अगर 15 से 18 मंथ तक के बेबी को अगर दे देते हैं तो क्या हो जाता है, इसमें जो रूबेला डिजीज है या होने के चांसेस खत्म हो जाता है। यह ऐसा वैक्सीन है जो कि इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में नहीं जुड़ा हुआ है, तो भी हम लोग देते हैं। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में नहीं जुड़ा हुआ है, फिर भी हम ये जो MMR वैक्सीन है वो दिया जाता है। यह क्या चीज से बना हुआ है, तो रूबेला स्ट्रेन 27/3 स्ट्रेन वैक्सीन से बना हुआ है। ये किससे बना हुआ है, रूबेला स्ट्रेन 27/3 स्ट्रेन वैक्सीन से बना हुआ है। तो फ्रेंड्स इस तरह से मैंने बात किया रूबेला के बारे में। अब हम बात करेंगे चिकन पॉक्स के बारे में। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं चिकन पॉक्स के बारे में। यह भी क्या है, यह भी एक वायरल कम्युनिकेबल डिजीज है, तो इसके बारे में भी जानते हैं। फ्रेंड्स आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर कोई दिक्कत हो, प्रॉब्लम्स हो लेक्चर से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा। चाहे आप जो भी कमेंट करते हैं हम जरूर उसे रीड करते हैं, तो प्लीज आप जरूर जो भी डाउट हो वो अपना पूछे, मैं क्लियर करने का कोशिश करूंगा। चलिए बात करते हैं चिकन पॉक्स के बारे में। तो चिकन पॉक्स का जो पॉजिटिव एजेंट है वो है वेरिसेला जोस्टर वायरस। कौन सा है, वेरिसोला जोस्टर वायरस। वेरिसोला V से स्टार्ट होता है, जोस्टर Z से स्टार्ट होता है, इसलिए इसको हम लोग विजिड वायरस के भी नाम से जानते हैं, या फिर इसे ह्यूमन अल्फा हर्प्स वायरस 3 के नाम से जाना जाता है। यहां पे ध्यान रखिएगा कि चिकन पॉक्स को 3 नाम से जाना जाता है। सबसे पहला वेरिसेला जोस्टर वायरस, उसे हम लोग विजिड वायरस के नाम से जानते हैं। थर्ड ह्यूमन अल्फा हर्प्स वायरस 3 के नाम से भी जानते हैं। सेकंड बात करते हैं इसके इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में। तो इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 10 से 21 डेज तक होते हैं। एवरेज अगर माना जाए तो 14 डेज माना जाता है। बात करते हैं कम्युनिकेबल पीरियड के बारे में। हम बार बार बताए हैं कि कम्युनिकेबल पीरियड हम उसे बोलते हैं जब डिजीज एक हमसे अगर किसी और पर्सन में फैलना स्टार्ट हो गया, वो क्या होता है 1-2 डेज बिफोर द ऑनसेट ऑफ द 6th डे आफ्टर द फर्स्ट कॉफ। बोला गया कि साइन एंड सिम्टम्स देखने के 1 से 2 दिन पहले, और जब से साइन एंड सिम्टम्स दिखा उसके 6 दिन बाद तक या कम्युनिकेबल डिजीज या कम्युनिकेट होते रहता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलते रहता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। थर्ड बात करते हैं आइसोलेट के बारे में, कि अगर जो पर्सन है उसको आइसोलेट हम कब तक रखेंगे। तो जैसे कि हम जान गए कि इन्फेक्शन जो साइन एंड सिम्टम्स पहला दिखा उसके 6 दिन बाद तक अगर ये दिखता है तो हम लोग आइसोलेट कितना करेंगे, 6 डेज तक। जब साइन एंड सिम्टम्स कब दिखेगा, जब रैसेज दिखाई देंगे तब से साइन एंड सिम्टम्स हम लोग को शो करेगा। याद रखिएगा कि जो रैसेज थे वो मिजल्स में भी शो कर रहा था, रूबेला में भी बन रहा था। जैसे कि हम बताए थे कि जो मिजल्स में ईयर के पीछे में दिखता है सबसे पहले, जबकि मैंने रूबेला में बोला कि जो फेस के ऊपर में सबसे पहले दिखता है फ्रंट में। एंड यहाँ पे जो थर्ड है वो रैसेज कब देखने को मिलता है, 6 जब से डिजीज हुआ है शो करता है उसके जस्ट 6 डेज तक क्या होता है, या कम्युनिकेबल डिजीज एक से दूसरे पर्सन में स्प्रेड होता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। बात करते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में, क्या कैसे कैसे ट्रांसमिट होता है जिसके बारे में जानते हैं। तो या डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू, सेकंड एयरबॉर्न ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई के थ्रू। एयरबॉर्न ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई हम बार बार बता चुके हैं। और ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई कि एयरबॉर्न ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई किसे बोलते हैं, कि जब कोई इन्फेक्टेड पर्सन अगर किसी रूम में है, अगर वो खांसता है, छींकता है, तो उसके अंदर जो वायरस है वो क्या होगा, या फिर बैक्टीरिया जो भी हो, वो क्या करेगा, जो उस अंदर का रूम का इन्वायरमेंट में एयर में वह तैरना स्टार्ट करेगा, घूमना फिरना उसी के अंदर में रहेगा। जैसे ही कोई पर्सन अगर आता है, उसका इम्यून सिस्टम अगर कमजोर है और वहां पे वो ब्रीथ लेता है, रिस्पायरेशन करता है, तो देन वो भी क्या हो जाएगा, अफेक्टेड हो जाएगा। उसे हम बोलते हैं एयरबॉर्न ड्रॉपलेट बोलते हैं। और ड्रॉपलेट किसे बोलते थे, कि जब हम डायरेक्ट खांसे, छींके और उसके मुंह में चला गया
तो उस टाइम में जो अफेक्टेड हुआ, अगर उसे डिजीज हुआ तो उसे हम क्या बोलते थे, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन बोलते थे। बात करते हैं बाय रिस्पिरेटरी ट्रैक एंड कंजक्शन, रिस्पायरेशन के थ्रू भी, ये तो मैंने अभी बताया। और यह किसको अफेक्ट करता है, तो लेस देन 10 ईयर के जो बच्चे होते हैं उनमें यह ज्यादा तक देखने को मिलता है। और मैंने बार बार बोला है कि जितने भी कम्युनिकेबल रिस्पिरेटरी डिजीज हैं वो सभी का ज्यादातर विंटर सीजन में ही देखने को मिलता है। तो ये सभी मैंने बात किया इंक्यूबेशन पीरियड वगैरह के बारे में। तो एक पॉइंट और जान लेते हैं कि जो मिजल्स और स्मॉल पॉक्स है, ये दोनों का जो इंक्यूबेशन पीरियड देखने को मिलेगा वो कितना दिन रहेगा, 14 डे से कम का रहेगा। जबकि रूबेला और चिकन पॉक्स का जो देखने को मिलेगा वो 14 दिन से ज्यादा होगा। जैसे कि आप यहीं पे देख लें कि इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 14 से 16 दिन है, यानी 14 से ज्यादा दिन है। तो इस तरह से आप बात करते हैं स्मॉल पॉक्स के बारे में। इसके बाद हम लोग दोनों को, स्मॉल पॉक्स एंड चिकन पॉक्स दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे, जिससे कोई भी कंफ्यूजन ना होगा और जितने भी क्वेश्चन है उन सभी के बारे में भी डील करेंगे। तो बात करते हैं स्मॉल पॉक्स के बारे में। तो स्मॉल पॉक्स को वेरियोला के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो पॉजिटिव एजेंट होता है वो वेरियोला वायरस होते हैं। किसका, स्मॉल पॉक्स का जो पॉजिटिव एजेंट होता है वो कौन सा होता है, वेरियोला वायरस होते हैं। बात करते हैं इराडिकेटेड वायरस के बारे में। इराडिकेटेड यानी कहने का मतलब उसके बाद से यहाँ पे कोई भी केसेस देखने को नहीं मिला है। अप्रैल 1977 इन इंडिया, इसके बाद 1977 के बाद में इंडिया में कोई भी स्मॉल पॉक्स का केसेस नहीं देखने को मिला है। और 8 मई 1918 इन पूरे वर्ल्ड में कहीं से भी स्मॉल पॉक्स का केसेस सुनने के लिए नहीं मिला, यानी फ्री फ्रॉम स्मॉल पॉक्स यह सुनने के लिए मिला था। यह कब, WHO ने, ये याद रखिएगा कि WHO के द्वारा कब अनाउंस कर दिया गया था, 8 मई 1980 को बोल दिया गया था क्या कि आप पूरे दुनिया से कोई भी स्मॉल पॉक्सेस का केसेस नहीं मिलेंगे। और तब से अभी तक कोई भी स्मॉल पॉक्स का केस नहीं मिला। बात करते हैं लास्ट केस कहां से आया था, तो लास्ट केस इंडिया में आया था 24 मई 1975 में, जो कि बिहार से आया था। और लास्ट केस पूरे वर्ल्ड में 26 अक्टूबर 1977 को सोमालिया, जो कि अफ्रीका में है, वहां से केस सुनने को आया था। बात करते हैं इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में। तो इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड 7 से 70 डेज होता है, एवरेज 12 डेज माना जाता है। कम्युनिकेबल पीरियड के बारे में, जिस तरह से चिकन पॉक्स का कम्युनिकेबल पीरियड था कि 1 से 2 दिन, कब चीज, जब साइन एंड सिम्टम्स शो करने के पहले, और फिर उसके बाद 6 डेज आफ्टर साइन एंड सिम्टम्स शो करने के बाद में 6 डेज तक, या एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कम्युनिकेबल डिजीज अफेक्ट करता था, फैलता था। बात करते हैं मोड ऑफ इन्फेक्शन के बारे में, या डॉपरेट न्यूक्लियाई के द्वारा, यानी आप खांस रहे हैं, छींक रहे हैं, इसके अनुसार, इसके कारण से क्या हो रहा है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में इफेक्ट कर रहे थे। तो यहां तक मैंने बात किया। अब चले दोनों को मिलाकर जानते हैं एक एक आगे के बारे में। तो प्लीज फ्रेंड्स, अगर आपको पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। इस प्लेटफॉर्म पे मेडिकल से रिलेटेड बहुत सारे आपको लेक्चर मिल जाएंगे, चाहे वो फार्माकोलॉजी हो, जेनेटिक्स हो, पीडियाट्रिक हो, मेंटल हो, सभी चीज का आपको लेक्चर मिल जाएंगे। तो प्लीज एक बार जरूर हमारे इस चैनल पे विजिट करें, और अगर आपको पसंद आए तो इसे ज्यादा से ज्यादा दोनों के डिफरेंसेस के बारे में। जैसे कि इसका जो स्मॉल पॉक्स है, इसका कॉजेज क्या होता है, वेरियोला वायरस होते हैं, जबकि चिकन पॉक्स का क्या होता है, विजिड वायरस होते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड 7 से 17 दिन होता है स्मॉल पॉक्स का, जबकि इसका क्या होता है 7 से 21 डेज, यानी मैक्सिमम एवरेज 15 डेज लिया गया है। प्रोडोमिनल पीरियड के बारे में बोला गया कि या फिर प्री इरप्टिव स्टेज बोलते हैं, तो उसमें क्या होगा, सीवियर देखने को लिए मिलेगा। यहाँ पे माइल्ड एंड मॉडरेट देखने के लिए मिलेगा। इसमें क्या देखने को मिलेगा, हाई ग्रेड फीवर देखने के लिए मिलेगा, बैक एक पेन बहुत ही सीवियर रहेगा, और हेडेक होगा, वोमिटिंग, कन्वल्जन, ये सभी देखने को मिलेंगे। जबकि इसमें चिकन पॉक्स में माइल्ड टू मॉडरेट देखने के लिए मिलता है, लो ग्रेड फीवर देखने के लिए मिलता है, बैकएक करेगा, और मलेरिया, बेचैनी सा लगेगा। तो ये सभी चीज देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे याद क्या रखना है कि इसमें जो मेन होता है इंक्यूबेशन पीरियड 7 से 17 दिन, जबकि इसका इंक्यूबेशन पीरियड 7 से 21 डेज। यह किसके कारण से होता है, एजेंट याद रखना है, वेरियोला वायरस, और यहाँ पे क्या होता है, विजिड वायरस। ये हमेशा याद रखना है। इसमें क्या होता है कि जो चिकन स्मॉल पॉक्स है इसमें हाई ग्रेड फीवर होता है, और इसमें क्या होता है, लो ग्रेड फीवर होते हैं। तो ये 3 पॉइंट्स को हमेशा याद रखने को मिलेगा। फर्स्ट रैप्सेस अपीयर्स ऑन फेस,
जो पहला इसका जो रैसेज होंगे वो कहां पे अपीयर होंगे, फेस पे दिखाई देंगे। सेकंड, प्लाम एंड सोल अफेक्टेड, इसमें किस क्या क्या अफेक्टेड दिखेंगे, जो प्लाम है पैर का तलवा है, एंड सोल ये सभी हाथ का तलवा और पैर का सोल है जो भी अफेक्टेड देखने को मिलेगा। एक्जिला इसमें अफेक्टेड नहीं होगा। सेंट्रीफ्यूजल डिस्ट्रीब्यूशन, अगर जब फेस से बाकी पेरिफेरल ऑर्गन तक जब फैलता है तो उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। बात करते हैं रैसेज प्रोडोमिनेंट ऑन द एक्सटीरियर सरफेस, जो रैसेज होते हैं जो ऊपरी सरफेस पे होते हैं, एंड डीप सीटेड मल्टीलोक्यूलर एंड अम्ब्लिकल रैसेज, जो इसमें जो रैसेज देखने को मिलेगा वो बहुत ही डीप देखने को मिलेगा और मल्टीलोब्यूलर देखने को मिलेगा। तो ये आपको स्मॉल पॉक्स में देखने को मिलेंगे। फिर बात करते हैं यहाँ पे चिकन पॉक्स के बारे में, तो ये क्या होगा, ट्रंक पे दिखने को मिलेगा। जैसे कि जो स्मॉल पॉक्स में आपको फेस पे रैसेज देखने को मिला था, लेकिन ये ट्रंक पार्ट पे देखने के लिए मिलेगा चिकन पॉक्स। इसमें क्या होता है, प्लाम और सोल होता है जो चिकन पॉक्स में अफेक्टेड नहीं होता है। बात करते हैं एक्जिला, इसमें में भी अफेक्टेड होता है। बात करते हैं सेंट्रीपिटल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कि सबसे पहले जो सेंटर पार्ट है वहां से बाहर की ओर फैला हुआ होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। रैसेज में भी फ्लेक्शन सरफेस, जो रैसेज होता है वो फ्लेक्शन ऊपरी सरफेस पे होता है, जबकि एक्सटेंचर सरफेस से दम अंदर तक यह फैला हुआ होता था स्मॉल पॉक्स में। बात करते हैं रैसेज सुपरफिशियल यूनि लोबुलर एंड नॉट अम्ब्लिकेटेड, क्या होता है, जो रसेस होता है वो सुपरफिशियल ऊपरी पार्ट में होता है, यूनिलोबुलर एक ही लोब्यूल्स में होते हैं, और क्या होता है, अम्ब्लिकेटेड यानी यह ज्यादा अंदर की ओर गहरा नहीं रहता, डीपली नहीं होता है। तो ये आपको इरप्टिव स्टेजेस में देखने को इसी स्मॉल पॉक्स में क्या बोला गया कि ओनली ऑन अ स्टेज रैश में बी सीन एट वन टाइम, कि जो रैसेज जो देखने को मिलेगा वो एक ही टाइम पे देखने के लिए मिलेगा, लेकिन रैसेज पोलियोमेरफिज्म डिफरेंट स्टेज एट रैश एविडेंट एट वन गिवन टाइम बोला गया चिकन पॉक्स में। कि अब पहली बात जानते हैं कि पोलियोमॉर्फिज्म किसे बोलते हैं, क्योंकि जो इसमें जो रैसेज बन रहे थे वो कैसा, कोई भी है कि जो पेपिलियो मार्क जो मैंने बताया था, पेपिलियो जो इसमें क्या होता है, कुछ में पस का फॉर्मेशन होता है, कुछ अभी बनना ही स्टार्ट होता है। तो इसमें क्या रहेगा, डिफरेंट टाइम में सबका डिफरेंट रहेगा, कोई अभी बनना रेडी होना स्टार्ट हुआ है रैसेज, कुछ है कि जिसमें क्या फ्लूइड भर गया है, कोई है कि अब खत्म होने वाला है। तो इस तरह से डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, उसी को बोलते हैं पोलियोमॉर्फिज्म स्टेज बोलते हैं, जिसमें एक ही टाइम जो एक गिवन टाइम में अलग अलग सबका होता है। यह चिकन पॉक्स में देखने को लिए मिलता है। बात करते हैं नो एरिया ऑफ इन्फ्लामेशन अराउंड द वेसिकल, कि आप इसमें क्या है कि जो एरिया है वेसिकल्स का उसके अराउंड में इन्फ्लामेशन देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि एक ही टाइम में हुआ और फिर उसके बाद सब साथ में हुआ और फिर अब धीरे धीरे दूसरे स्टेज में पहुंच जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या रहेगा, एरिया क्या रहेगा, अराउंड में वेसिकल के कारण इन्फ्लामेशन देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि बार बार यहाँ पे पैचेज बन रहे हैं, तो किसी में फ्लूइड बन रहे हैं, तो किसी में पस फॉर्मेशन हो रहे हैं। तो इस तरह से डिफरेंट सब हो रहा है, तो जिसके कारण से हमेशा उसके अराउंड में क्या रहेंगे, हीट रहेगा, रेडनेस देखने को मिलेगा और इस तरह से देखने के लिए मिलेंगे। बात करते हैं एवोल्यूशन ऑफ रैसेज स्लो, इसमें क्या हुआ, एक तरह से एक बढ़ा है, फिर धीरे धीरे यह खत्म होते चलेंगे। लेकिन इसमें क्या होता है, वेरी रैपिड, बहुत तेजी से होता है। स्क्रैप्स बीइंग फॉर्म 10 to 14 डेज आफ्टर रैश अपीयर, जब रैसेज अपीयर्स देखने के लिए मिलता है तो इसको खत्म होने में, स्क्रैप आने में कितने दिन लग जाते हैं, 14 दिन लग जाते हैं, जबकि इसमें 7 डे ही लगते हैं। जैसे एक बार तेजी से हुआ और फिर तुरंत से खत्म, तो इसलिए इसको वेरी रैपिड बोलते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैंने बात किया स्मॉल पॉक्स एंड चिकन पॉक्स के बारे में। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं और प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी ही आपसे मिलते हैं।